मरकज़ के ज़ेर-इंतज़ाम लद्दाख की जहां पर इंतज़ामिया ने बिलाखिर एक तवील मुद्दत के बाद तकरीबन 4 हफ्ते जब मुकम्मल होने वाले थे तो ज़िले के अंदर लेह में ख़ासतौर से पाबंदियां हटा दी हैं और इस सिलसिले में अब एक हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। रियासती मुजाहिरों के दौरान तशद्दुद के बाद नाफिज किए गए 22 दिन बाद ये पाबंदियां ख़त्म करने का फैसला लेह के अंदर हुआ है। ज़िला मजिस्ट्रेट की जानिब से इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर हुक्मनामा जारी किया गया है, जिनके मुताबिक अब हालात मामूल पर आ चुके हैं। आप सबको याद होगा कि 24 तारीख को पुरतशद्दुद वाक़े में 80 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए थे, 4 हलाकतें हुई थी और 24 सितंबर को लेह में बाज़ाब्ता तौर पर BNSS की दफ़ा 163 के तहत इम्तनाई अहकामात जारी किए गए थे, जिसमें 5 इससे ज़्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी आयद की गई थी और इसके बाद तशद्दुद का कोई वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ। इंतज़ामिया के मुताबिक ज़िला मजिस्ट्रेट लेह रुमेल सिंह डोंग के मुताबिक, जिनने एक हुक्मनामा जारी किया है, 24 सितंबर के इस दफ्तरी हुक्म के तहत आयद करदा पाबंदियों को फौरी तौर पर वापस ले रहे हैं और इसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर तहकीकाती अमल बढ़ा, कई लोगों को गिरफ्तार और रिहाई का ये सिलसिला चलता रहा, जिसमें सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी भी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत लगाई गई, जो साल 2019 के बाद पहला इस नौइयत का कोई केस था जहां कौमी सलामती एक्ट के तहत किसी सरकर्दा शख्सियत की गिरफ्तारी हुई हो। इधर दूसरी जानिब लद्दाख के अंदर सियासी क़यादत आइंदा दिनों में पुरअमन एहतजाज की भी तैयारियां कर रही हैं और हलाकतों पर गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया जा रहा है। मोहम्मद इसहाक गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा हमारे साथ इस वक्त बज़रिया फ़ोन ज्वाइन किए हुए। मोहम्मद इसहाक, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि इस वक्त सूरत हाल एग्जैक्टली क्या है लेह के अंदर? क्या मुकम्मल तौर पर चीज़ें ठीक हो गई जिसके बाद इंतज़ामिया को 22 रोज़ बाद लगा कि अब पाबंदियाँ ख़त्म की जानी चाहिए मुकम्मल तौर पर? जी, अगर हम लद्दाख की बात करें 24 अक्टूबर के बाद अब भी जो है लेह के अंदर कहीं न कहीं हालात जो हैं वो अ, बाहरी जो है हमें नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं और जिस तरह से आज ऑर्डर जारी किया है सेक्शन 163 को हटाया गया है और उसमें कैटेगरिकली कहा है कि जो एसएसपी लेह के द्वारा रिपोर्ट्स के मद्देनजर रखते हुए एप्रीहेंशंस ना होने की वजह से जो आने वाले समय में हालात के हवाले से इसको विथड्रॉ किया है। तो जी। फिलहाल अभी लेह के अंदर मामूलात ज़िंदगी जो हैं वो इससे पहले कहीं न कहीं दरहम बरहम हुआ था और अब जो है स्कूल्स खुल गए हैं और जो और रोजमर्रा जिंदगी के हवाले से जो चीजें हैं वो नॉर्मल तरीके से दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस बीच कल लेह एपेक्स बॉडी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, केडी और लेह एपेक्स बॉडी ने उसमें कैटेगरिकली कहा था कि आने वाले समय में जब साइलेंट मार्च करेगा, ब्लैक आउट करेगा, उस टाइम जी। पे 160 को तोड़ा जाएगा। इस तरह की बातें उनकी तरफ से सामने आया था और आज इस तरह से ये ऑर्डर है। इस ऑर्डर में कैटेगरिकली अब जो है 160 लद्दाख से जो है वो हटा दिया गया है और एडमिनिस्ट्रेशन के नजर में जो है कहीं न कहीं नॉर्मल सी जो है वो देखने को मिला है। फिलहाल अगर हम लद्दाख की जो स्टेक होल्डर्स की बात करें, उनका कहना है कि नॉर्मल सी जो है कहीं न कहीं तब होगा जब सेक्शन 160 को हटा दिया जाएगा, डिटेनीज को रिलीज किया जाएगा। तो इस तरह की बातें उनकी तरफ से कहीं न कहीं सामने आया है। लेकिन अब आने वाले समय में जब लद्दाख के अंदर साइलेंट मार्च ब्लैक जो है प्रोविंस के साथ जो है जब साइलेंट मार्च करेगा तो उस वक्त जो है देखने वाली बात अहम है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किस तरह की जो है नजर रखा जाता है और क्या उनकी तरफ से स्टेप लिया जाता है, ये देखने वाली बात अहम है। लेकिन इस बीच एक बड़ा डेवलपमेंट डिटेनीज के हवाले से जिस तरह से आज जो है 5-6 और लोगों को रिलीज किया गया, जिसमें खासकर एपेक्स बॉडी के यूथ जो लीडर्स हैं वो शामिल थे और जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के जो कुछ मेंबर्स थे वो भी शामिल थे। और उसके अलावा तंजिन सेपक जो कि अपर लेक काउंसलर हैं, जिसको एक फोटो जो मास्क एक मैन था उसको लेके कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी बहुत हुआ कि ये अपर लेक का काउंसलर जो उन्होंने डिनाई भी किया, तो उन्हें भी आज रिहा किया गया है। तो आने वाले समय में अब जो है एक तरफ से सोनम वांगचुक का हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में हेवियस कॉर्पस केस जो है पिटिशन फाइल किया है बिल्कुल, और 29 उस केस तारीख के पर उस अंदर पर अभी भी हियरिंग समाअत होने लगातार जा रही है। जारी है। अच्छा, एक चीज़ और भी इस दरमियान हम देख रहे थे, जो एक अहम तरीन बात यह है, वो परेशानी ये है कि मुज़ाकराती अमल हॉल्ट है, रुका हुआ है। एक बहुत अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल है और गैर यकीनी से सूरत हाल, कोई रास्ता निकालने की कोशिश 6 अक्टूबर के बाद अब तक इन 2 हफ्तों के दौरान हुई है, जहाँ पर लद्दाख की क़यादत मुकम्मल तौर पर
जो है वो बातचीत के रास्ते से बिल्कुल हट गई थी? जी, कहीं न कहीं बातचीत के हवाले से जो है इनडायरेक्टली कहीं न कहीं इस तरह की इनपुट सामने आ रहा है कि एमएचए जो हैं लद्दाख के लीडर्स के साथ बातचीत करने की कोशिश किया जा रहा है और उनकी तरफ से ठीक। की बातचीत करने के लिए एमएचए तैयार हैं। और अब लद्दाख के लीडर्स का जो है किस तरह का डिसीजन ले रहता है बातचीत को लेके, उन्होंने बार-बार कहा भी है कि बातचीत का दरवाजा बंद नहीं हुआ है, बातचीत के ज़रिए मसले हल होंगे। इस तरह के स्टेटमेंट्स लगातार लद्दाख के लीडर्स के आया है। लेकिन फिलहाल चूँकि उन्होंने एक साइलेंट प्रोटेस्ट की उन्होंने बात की है और ब्लैकआउट की बात की है, एक संदेश देने के लिए कि लद्दाख के अंदर लोगों की कंसर्न्स हैं, लोगों की जो है डिमांड्स हैं, इश्यूज हैं, उसके ऊपर गौर करने की अभी भी जरूरत है। क्योंकि अभी भी हालात कहीं ना कहीं जब प्रोटेस्ट करेंगे, जब साइलेंट मार्च करेगा तो लगेगा कि हालात लद्दाख के अंदर जो है उस तरह का नॉर्मल नहीं है जिस तरह का जो है नॉर्मल होना चाहिए। तो इस तरह की मैसेज एपेक्स बॉडी देने की कोशिश कर रहा है। तो उसके बाद ही अभी जानकारी हो मिलेगा, उसके बाद ही एपेक्स के लिए कि डिसीजन से हमें पता चलेगा कि डायलॉग के हवाले से उनका किस तरह की मूड रहेगा। लेकिन अभी तक उनका कहना है कि डायलॉग करना है, लेकिन फिलहाल जो इस वक्त की स्थिति है उस स्थिति को मद्देनजर रखते हुए वो साइलेंट मार्च करने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, तफसीलात फराहम कर रहे थे मोहम्मद इसहाक। सूरत हाल इंतज़ामिया के मुताबिक थोड़ा बेहतर हुई है, काबू में है, हालात काबू में हैं, जिसके बाद मुकम्मल तौर पर पाबंदियाँ दफ़ा 163 के तहत जो आयद की गई थी वो हटाने का जो हुक्मनामा 24 सितंबर को जारी हुआ था वो इंतज़ामिया ने वापस ले लिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात अब ज़रा ज़िला डोडा की भी कर लेते हैं। और आप सब जानते हैं, सबकी नज़रें मेराज मलिक वाले केस पर भी हैं, जहां इंतज़ार किया जा रहा है कि आइंदा समाअत इस केस में 7 नवंबर को जाकर होनी है। लेकिन उससे पहले इंतज़ामिया के सामने एक बात जो बार बार रखी जा रही थी कि मेराज मलिक की रिहाई के हवाले से इंतज़ामिया जो हुक्मनामा जारी हुआ था या डोजियर तैयार किया गया और उसके बाद पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा, उस पर कम से कम नज़रसानी होनी चाहिए थी और उस हुक्मनामे के हवाले से मुसलसल इंतज़ामिया को बावर भी कराया जा रहा। और इस सिलसिले में अब जो है बात मुसलसल मुख्तलिफ लीडरान की जानिब से रखी जा रही है और साबिक रियासती वज़ीर अब्दुल मजीद वानी की जानिब से इस सिलसिले में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को एक खत लिखा गया है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मेराज मलिक की जो गिरफ्तारी हुई है उस पर नज़रसानी की दरख्वास्त की गई है, अवामी मुतालबात को नज़रअंदाज ना करने की अपील की जा रही है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को लिखे गए खत में जो आपकी स्क्रीन पर है, साबिक रियासती वज़ीर अब्दुल मजीद वानी लिख रहे हैं कि मैं आपकी तवज्जो इस अमर की तरफ मबजूल कराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत बड़ी तादाद में शहरियों को जेलों में रखा गया है। ये दुरुस्त है, उनमें से कई कैदी आधी मुजरिम हैं और उनकी नज़रबंदी मुनासिब है। ताहम उनने ये राय दी है, से बहुत से अफराद हैं पीएसए के तहत, बहुत सारे लोग हैं जो न सिर्फ आधी मुजरिम हैं और ना ही किसी संगीन जुर्म में मुलव्विस है। इसमें अक्सरियत आम शहरियों पर मुश्तमिल है जो माली तौर पर कमज़ोर हैं, अपनी कानूनी पैरवी के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इनके अलावा इनमें कुछ सियासी नज़रबंद अफराद भी शामिल हैं जिनकी नज़रबंदी सियासी और जमहूरी अमल में रुकावट का सबब बनती है। लिहाजा आजिज़ाना तौर पर अब्दुल मजीद वानी के मुताबिक वो एलजी से अपील कर रहे हैं कि हुकूमत एक ऐसा अमल शुरू करे जिसके तहत तमाम अफराद, जिनमें एमएलए मेराज मलिक भी हैं, दीगर सियासी और समाजी कारकुनान हैं, कई बेगुनाह लोग हैं, उनकी रिहाई की गुंजाइश हो और जेल से रिहा करके आम माफ़ी जो है या एमनेस्टी उन्हें दी जाए। और ये इकदाम जम्मू कश्मीर की आवाम और मुल्क भर में एक मस्बत पैगाम उनके मुताबिक पहुँचाएगा, जमहूरियत और आज़ादी के तस्वुर को मजबूत करेगा और जो है वो बचा जा सकेगा, मददगार साबित होगा। न सिर्फ मेराज मलिक बल्कि दीगर तमाम अफराद भी जो पीएसए के तहत बंद है, उस हवाले से भी इंतज़ामिया को बावर कराने की कोशिश हुई है कि न सिर्फ रिहाई हो बल्कि कानूनी पेचीदियाँ जो आ रही हैं उनको भी दूर करने की फौरी तौर पर कोशिश की जानी चाहिए।
अब बात ज़रा जम्मू कश्मीर हुकूमत की। उमर अब्दुल्ला वज़ीर आला जम्मू कश्मीर, जिनकी सदारत में एक इजलास आज मुनक़्क़िद हुआ और काबीना के इस इजलास में कई फैसलों पर हमारे ज़राए के मुताबिक मोहर लगी है। और वज़ीर आला की सदारत में श्रीनगर के अंदर ये इजलास सिविल सेक्रेटरीट में मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें काबीनी वज़रा समेत चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर अतुल कुमार जुल्लू ने भी शिरकत की। और ज़राए के मुताबिक मीटिंग में असम्बली के आइंदा इजलास से कबल कई अहम तजावीज़ पर गौर किया गया, जिनमें MLAs के जो तरक्याती फ़ंड है या CDF जिसको आप कहते हैं, इसमें इजाफा और स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम में इस्लाहात शामिल है। और काबीना ने हर MLA के लिए सालाना हल्का तरक्याती फ़ंड या कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फ़ंड यानी CDF मुख्तस करने के लिए जो 3 करोड़ रुपए तो थे, वो 4 करोड़ रुपए सालाना इजाफे को मंजूरी दे दी है। गुज़श्ता जो बजट हुआ था उस इजलास के दौरान बजट इजलास में CDF में इजाफे का मुतालबा किया गया था और हुकूमत ने कानून साजों को यकीन दिलाया था कि अगले सेशन से कबल इस तजवीज़ पर नज़रसानी की जाएगी। और इसके अलावा मुतअद्दिद उमूर पर तबादला ख्याल हुआ और इतलात के मुताबिक TPOs की तंजीम 9 पर भी उमर काबीना ने फैसला ले लिया है और अगले कुछ दिनों में इस पर जो इंतज़ामी कार्रवाइयाँ दीगर जो कामकाज बाकी हैं उस हवाले से पेशरफ्त का इम्कान है। इधर जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने आज असेंबली सेक्रेटरीट श्रीनगर में एक आला सतही इजलास की सदारत की, जिसमें आइंदा असेंबली इजलास की तैयारियों का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास 23 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है और असेंबली इजलास में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान उससे कबल तैयारियां करें, इस हवाले से शिरकत कर रहे थे। स्पीकर ने तमाम महकमों पर जोर दिया कि वो इजलास के पुरअमन और मुनज़्ज़म इनेकाद के लिए तमाम तर इंतजामात पेशगी तौर मुकम्मल करें ताकि इस इजलास के दौरान किसी भी किस्म की रुकावट पेश ना आए। अब्दुल रहीम राथर ने कहा कि असेंबली के हमवार इनेकाद को यकीनी बनाना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी और इसलिए तमाम महकमे पेश की तैयारी करें। उन्होंने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को भी हिदायत दी कि असेंबली सवालात के जवाब बर वक्त असेंबली सेक्रेटरीट तक पहुँचा दे, जबकि कानून व इंसाफ और पार्लिमानी उमूर के महकमे से कहा गया कि सरकारी बिल्स को बर वक्त असेंबली को इरसाल किया जाए। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को हिदायत दी गई कि वो ऐवान की कार्रवाई की मुनासिब मीडिया कवरेज को यकीनी बनाए और ज़रूरी टेक्निकल आलात जैसे माइक, पब्लिक एड्रेस सिस्टम और दीगर सहूलियात फराहम करें। IT डिपार्टमेंट को हिदायत दी गई है कि असेंबली इजलास से कबल तेज़ रफ्तार इंटरनेट, वाईफाई खदमात को यकीनी बनाया जाए। ज़रूरत के मुताबिक रूटर्स नस्ब करने पर जोर दिया गया। स्पीकर ने सिक्योरिटी एजेंसियों को हिदायत दी कि वह ऐवान में तरबियत याफ्ता अमले की तैनाती को यकीनी बनाए। अरकान असेंबली की सिक्योरिटी और सलामती के लिए जामे इंतजामात का भी जायजा लिया गया। एस्टेट्स डिपार्टमेंट को कहा गया है कि वो असेंबली हॉल और VIP कमरों में जारी मुरम्मती और तज़ीनी कामों को भी जल्द मुकम्मल कर लें। इंटरकॉम और टेलीफोन सहूलियात की जांच और तनसीब को यकीनी बनाएं। स्पीकर ने मुतल्लिका महकमों को ट्रैफिक की मुअस्सर निगरानी, मुस्तकिल पानी और बिजली की फराहमी, सफाई, तिब्बी इमदाद, आग से हिफाजत, कैफेटेरिया और मेहमान नवाजी के तमाम इंतजामात बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत दी। उनने जोर देकर कहा कि इजलास के दौरान तमाम प्रोटोकॉल और हिफाजती जवाबित पर सख्ती से अमल किया जाए ताकि ऐवान की कार्रवाई बगैर किसी रुकावट के जारी रहे। आगे बढ़ते हैं, बात अब ज़रा उस सरकारी इदारे की जो इदारे से की नज़र से शायद देखा जाता है, लेकिन दर्दनाक खबरें जब आती है तो ये कहने पर हम मजबूर होते हैं कि ये सरकारी अस्पताल नहीं, ज़िला अस्पताल नहीं, बल्कि ज़िले के अंदर आज के वक्त में शायद एक बचर हाउस है, शायद एक ज़िबहखाने की हैसियत से काम कर रहा है। ज़िला अस्पताल पुंछ, जहाँ आज एक और दर्दनाक खबर सामने आई। एक माँ ने अपनी नन्ही बच्ची को जन्म देने के फ़ौरन बाद दम तोड़ दिया। बच्ची तो दुनिया में आई मगर आंखें खुलने से पहले ही माँ उससे हमेशा के लिए रुखसत हो गई। एक ऐसी मासूम जो पैदा होते ही यतीम हो गई। अगर यही इलाज है, अगर यही सरकारी सेहत का निज़ाम है तो फिर अस्पताल नहीं, ये एक ज़िबह खाना बन चुका है जहाँ मरीज़ शफा याब नहीं होते बल्कि मौत पाते हैं। सवाल यह है कि आखिर कब तक ज़िंदगी की दौड़ गफलत, लापरवाही और निज़ाम की नाकामी के नाम पर कटती रहेगी? क्या हुकूमत जागेगी या अगली लाश के इंतज़ार में ज़मीर फिर सो जाएगा? ज़िला अस्पताल पुंछ से एक अफसोसनाक खबर आज बाद सहपेर मौसूल हुई और इसके बाद हंगामा भी। फरजाना कौसर नामी एक खातून जो कि शीश महल मोहल्ला पुंछ की रहने वाली थी, इसके ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई।
और अहल खाना के मुताबिक फरजाना कौसर जिनने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन बदकिस्मती से वो खुद नहीं बच सकी। मरहुमा के अहल खाना ने मुतलका डॉक्टरों पर संगीन गफलत बरतने का इल्ज़ाम आयद किया, जिनके मुताबिक ऑपरेशन के दौरान मुनासिब निगहदाश्त नहीं की गई। अहल खाना का यह भी इल्ज़ाम है कि एक डॉक्टर ने 50,000 रुपये का मुतालबा किया, जिसकी गुलिस्तान न्यूज़ ने तस्दीक की, ताहम इसकी कंफर्मेशन नहीं हो सकी, लेकिन इलाज में इस वजह से ताख़ीर का इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है। वाक़े के बाद अस्पताल में सूरत हाल कशीदा हो गई। अहल खाना ने कई घंटों तक लाश को अस्पताल में रखा और आखिरी रसूमात अंजाम देने के लिए भी अहल खाना तैयार नहीं था। बाद अज़ां SHO पुंछ, DYSP हेडक्वार्टर, तहसीलदार हवेली अस्पताल पहुंचे, अहल खाना से बातचीत की, सूरत हाल को किसी हद तक काबू में किया। कई घंटों के एहतजाज, नाराज़गी, गम गुस्से, तशवीश और मुज़ाकरात के बाद अहल खाना ने बगैर पोस्टमार्टम के लाश को घर ले जाने का फैसला किया और दूसरी जानिब इस वाक़े ने मकामी आबादी में गम गुस्से की लहर दौड़ा दी है। लोगों ने इस मुबैना गफलत की मुनसिफाना जाँच, जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया, लेकिन मुतालबात, एहतजाज, नाराज़गी, एहसासात और जज्बात के दरमियान हर बार डॉक्टरों पर मुबैना लापरवाही के इल्ज़ामात लगते हैं और तहकीकात के नाम पर जवाब अब तक नहीं आता। अब उन लोगों को भी जागने की ज़रूरत है जो महज फ़ोटोशूट और वीडियोग्राफी में इस अस्पताल के अंदर तामीर व तरक्की और अपग्रेडेशन और जायज़ा लेने के नाम पर मुसलसल सरगर्म रहते हैं। एक हफ्ते के दौरान ये तीसरी मौत हुई है और इससे कम से कम एक बात तो साफ हो जाती है कि जब इलाज के दौरान मरीज़ की मौत हो जाए तो इसका मतलब मरीज़ बीमार नहीं था, सेहत का निज़ाम बीमार है, मुर्दा है, जिसे किसी हद तक ठीक करने की ज़रूरत है। अहले खाना की जानिब से जो इल्ज़ामात लगे, पहले वो ज़रा आपको सुनाएंगे और उसके बाद डॉक्टर से भी गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा शहजाद मलिक ने बात की, जिनने इस केस के हवाले से तफसीलात फराहम की। चाचा क्या गल हुई? बच्ची ने डिलीवरी से बच्ची ठीक ठाक सी, कोई जम्मू नहीं लिखा, कोई नुस्खा जम्मू लिख, तिरजोरी लिख, हल है, हर चीज ना हल है। आज डॉक्टर ने इन्हें कुछ नहीं लिखा, इन्हें क्या मैं ऑपरेशन कर सा 10,000 रुपया दो, मैं कल 10,000 रुपया इसने मेरे इलाज छोड़ दे छोड़ा, मैं क्या 50,000 दो कदे मंगनी है। चाचा जब आपसे 10,000 में कहने 10,000 का किसने लिया अपने को? मेरा कौन से मैडम ने कितनी मांगी इसने? आके ना कल भी की होती है अंदर क्या? महीने मेरा को फीस टेस्टों ने पैसे इतना कुछ किया करने बावजूद कहने लगी कोई परेशानी नहीं सुन, मैं हाजिर। असल क्या कोई तकलीफ है, कोई गल है, कोई कुछ है तो जम्मू लिख सकनी, रजौरी लिख सकनी, हाल है। चीज के पैसे लिए गए हैं? कहने लगी मैं इधर ही करूँगी ऑपरेशन, आपको किधर भेजूंगी नहीं, कुछ नहीं, ठीक ठाक आप मुझे 10,000 दे दो। आज ये फरजाना अंजम वाइफ अब्दुल कयूम मारूफ बयालदरा, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में दिन को 11 बजे जो है वो एडमिट हुई थी। उसके ऑलरेडी 2 ऑपरेशन हुए थे, ये भी नेगेटिव सा ब्लड ग्रुप था। तो आज भी उसका जो है सर्जरी जो है हमने जो है हमारी लेडी डॉक्टर हैं गायनिकोलॉजिस्ट उन्होंने प्लान की हुई थी कि उसका सर्जरी होना है, ऑलरेडी उसके सर्जरी हुए थे, ऑपरेशन हुए थे। तो उसका जो है ऑपरेशन जब लेडी डॉक्टर ने किया तो उसको जो है अचानक ही सर्जरी के टाइम में ही उसको जो है कॉम्प्लिकेशन हुई, तो हार्ट अटैक हो गया उसको, तो उसकी डेथ हो गई अचानक ही। तो उसके बाद जो है उनके मालिकों को जो है उसी टाइम जो है फ़ौरन बताया गया कि आपके पेशेंट की जो है सर्जरी के दौरान ही जो है उसको हार्ट अटैक होने से डेथ हो गई है। तो इसलिए जो है हालांकि उन्होंने जो है ये माना हुआ था कि हमें ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, हम देंगे, और ये भी नेगेटिव ग्रुप है क्योंकि वो अवेलेबल नहीं होता है। लेकिन अभी ब्लड के लिए हमने बोला हुआ था देने के लिए, लेकिन उससे पहले जो पेशेंट को जब हार्ट अटैक हो गया, डेथ हो गई, मालिकों को बुला के उसके बारे में बताया गया, इन्फॉर्म किया गया, समझाया गया। तो उसके ऊपर जो है वो काफ़ी देर तक उन्होंने जो है अपने जो है गम गुस्सा जो है किया कि ऐसा अचानक क्यों हो गया। तो अब ये है कि सर्जरी है, उनको फिर हमने समझाया कि सर्जरी है, सर्जरी में ऐसी प्रॉब्लम जो है कई बार कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, अचानक पेशेंट जो है उनको हार्ट अटैक पर हो जाते हैं, डेथ हो जाती है, कार्डियक अरेस्ट हो जाते हैं। तो अभी वो देर तक उन्होंने जो है इस चीज़ को जो है पहले वो समझा नहीं, जब उन्होंने समझा इस चीज़ को कि वाकई जो है ये प्रॉब्लम हो जाती है सर्जरी के दौरान, तो फिर हमने उनको ये भी कहा कि अगर आपको शक है तो उसके लिए पोस्टमार्टम भी हमारे से जो है करवा सकते हो, या हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से अगर आप किसी डॉक्टर से पोस्टमार्टम करवाना चाहते हो या किसी
दूसरे बाहर के हॉस्पिटल से, रजौरी से या मेंढर से या सोनकोट से, किसी भी हॉस्पिटल से आप किसी डॉक्टर को बुला के पोस्टमार्टम करवा के, अगर आप करवाना चाहते हो वो भी हम करवा के देंगे। हमने उनको सब चीज़ें जो है बिल्कुल जो है उनको समझाई, और वो आखिर समझ के उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो है पोस्टमार्टम के लिए मुतफिक नहीं है, तो हम जो है हम अपने जो पेशेंट की जो डेड बॉडी का बगैर पोस्टमार्टम के हम घर लेके जाएंगे और उसको दफनाएंगे। तो इसके साथ साथ उन्होंने हमें ये कहा कि हमें जो शक है उसके लिए हम फिर भी इंक्वायरी कराएं। हमने उनको ये भी यकीन दिलाया कि किसी किस्म की अगर आप इंक्वायरी करना चाहते हो तो हम इसके हक में, आपकी इंक्वायरी होनी चाहिए और आपको भी। इधर चीफ मेडिकल ऑफिसर जिला पुंछ डॉक्टर परवेज अहमद खान ने गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा कि जिला पुंछ चूंकि एक सरहदी जिला है, इसलिए यहाँ आज के वक्त में माइन ब्लास्ट, क्रॉस फायरिंग, सड़क हादसा के बायस खुसूसी तौर पर माजूर अफराद की तादाद में वक्तन फ़वक्तन इजाफा होता रहता है। उनके मुताबिक असल में ज़िला पुंछ में माजूर अफराद की तादाद 9 से 12,000 के दरमियान है, ताहम अब तक 24,000 के करीब रजिस्ट्रेशन या अंदराज हो चुके हैं। उनके मुताबिक पूरे रजिस्ट्रेशन निज़ाम को अपनी निगरानी में उन्होंने ले लिया है ताकि दरमियान के बच्चों या बुज़ुर्गों को जिनके रजिस्ट्रेशन करनी हो, अगर किसी का नाम खारिज करना है या रजिस्ट्रेशन के इस अमल का हिस्सा बनाना है, वो मुकम्मल तौर पर निगरानी में हो सके। डॉक्टर परवेज़ के मुताबिक महकमा सेहत इस बात को यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है कि सिर्फ हकीकी तौर पर मुस्तहिक और रजिस्टर्ड अफराद ही हुकूमत की मुख्तलिफ फलाही स्कीमों से फ़ायदा हासिल करें, न कि सिफारिशात के ज़रिए गैर मुस्तहिक अफराद को अस्पताल लाने की कोशिश होनी चाहिए। हाँ, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चीफ मेडिकल ऑफिसर पुंछ डॉक्टर परवेज़ अहमद खान साहब। आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे और इनसे जानेंगे कि ज़िला पुंछ के अंदर स्पेशल डिसेबल लोग जो हैं वो उनकी तादाद कितनी है और मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर उनकी रजिस्ट्रेशन जो है कितने लोगों की हुई है। आए दिन देखा गया है कि लोग जो है तरह तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं महकमा के ऊपर कि लोगों के साथ इंसाफ नहीं होता। डॉक्टर साहब से पूछेंगे और जानेंगे कि कितने लोग रजिस्टर हैं और कितने लोग एक्चुअल में यहाँ पे ज़िला के अंदर जो स्पेशल डिसेबल लोग हैं वो हैं। डॉक्टर साहब बताएंगे इसके ऊपर। तो शुक्रिया आपका कि चलो आपके चैनल के माध्यम से जो डिसेबल लोग हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में या अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट है उनको सबको पता लग जाएगा कि एक्चुअल में होता क्या है कि एक सर्वे किया हुआ है गवर्नमेंट ने, एक एवरेज निकाली होती है कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो 1 लाख पर 1,500 1500 के करीब ही डिसेबल लोग हो सकते हैं। 1 लाख पर 1500 एवरेज। जो हमारी मीटिंग वगैरह होती रहती हैं उसमें जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, अगर किसी की पॉपुलेशन 3 लाख है तो उनके मैंने देखा है वहाँ 4 या 4,500 सर्टिफिकेट ही बना है। हमारा डिस्ट्रिक्ट पुंछ जो है इसकी पॉपुलेशन 6 लाख है और उस गाइडलाइन के हिसाब से वो जो एवरेज है उसको अगर हम लेके चलें तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में 9,000 के करीब ही लोग डिसेबल होने चाहिए। लेकिन फिर भी हम मान के चलते हैं हमारा डिस्ट्रिक्ट पुंछ जो है ये एक बॉर्डर बेल्ट एरिया है। यहाँ पर शेलिंग भी होती है, फायरिंग भी होती है, माइन ब्लास्ट भी हो जाते हैं, एक्सीडेंट भी होते हैं। तो चलो हम 1 लाख पर 1500 के बजाय 2,000 लेके भी चलें तो 12,000 बनते हैं। लेकिन अभी तक जो मैंने जब से काम ये संभाला है और बीच में रखा और जब से मुझे कुछ कंप्लेंट्स यहाँ पर आई कि यहाँ पर कुछ इरेगुलरिटीज़ हैं सर्टिफिकेट्स में, कुछ लोगों को ऐसे ही सर्टिफिकेट इशू किए हैं, तो जो अभी तक यहाँ पर सर्टिफिकेट जो इशू है वो 24,000 के करीब हुए जो डबल है। तो उसी सिनेरियो में ये देख रहा हूँ पोर्टल को डेली और मैक्सिमम सर्टिफिकेट जो हैं अननेसेसरी बने हुए हैं। और जैसे मैंने पाया है यहाँ पर कि जो पहले लोग यहाँ पर UDDI पोर्टल पर काम कर रहे थे तो मैंने कई सर्टिफिकेट तो ऐसे भी देखे हैं कि नाम जो है सर्टिफिकेट किसी का है तो पोर्टल पर किसी का चढ़ा हुआ है, जैसे वो आधार कार्ड है किसी का चढ़ा है। इसलिए मैंने पोर्टल को सीज किया, तो अपने हाथ में लिया उसको करेक्शन करने की शुरू किया। तो उसी की वजह से जो कुछ एजेंट्स थे जो ये सर्टिफिकेट वगैरह बनवा रहे थे
अननेसेसरी तो उनको थोड़ा होता है, उनको समझ आ गया वो का पानी बंद हो जाता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, थोड़ा स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं इसको। तो पिछले 2-4 महीने से हम देख रहे हैं कि आपने ये अपने हाथ में लिया है और जो टीम बैठती थी यहाँ पे उनसे ले लिया है, तो इसके ऊपर कोई ऐसा कल्प्रिट मिला है जो बिचौला यहाँ पे आके लोगों के सर्टिफिकेट बना के और लोगों से पैसे वसूलता हो? वो आपने खुद ही देख लिया होगा, मीडिया पर आप खुद ही देखते रहे हैं, देख रहे होंगे, जो होंगे वो खुद ही सामने आ जाएंगे। जिनको परेशानी होती है वो खुद ही आते हैं, मुझे तो बताने की जरूरत नहीं है, मैं क्यों बताऊंगा। तो इस वक्त तक कितने लोग रजिस्टर कितने लोग हैं आपके यहाँ? 24,000 मैंने बताया है ना जी। हम देख रहे हैं, जो गलत है उनको हटाएंगे। तो अब तक इस वक्त तक कितने लोग जो हैं अपने जिनके जो है कैंसिल किए हैं? तो 1,500 के करीब कैंसिल किया है मैंने। हाँ, 1500 सर्टिफिकेट कैंसिल किया है जो बिल्कुल गलत बना हुआ था। इसमें फिगर अभी यहाँ पर है हमारे पास, तो जो गलत बने हुए थे हम उनको हटा रहे हैं ताकि जो जेन्युइन लोग हैं वो वही ले पाए। चलिए, वक्त यहाँ एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे, अब तक जारी रहेगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम अब तक में आपका इस्तकबाल। ज़िला पुलवामा जनूबी कश्मीर के अंदर डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से डिप्टी सेक्रेटरी सनोबर जमील की निगरानी में एक ज़िले सतही तरबियती प्रोग्राम बराए इंस्टेंट रिस्पॉन्स सिस्टम मुनक़िद किया गया। इस तरबियती प्रोग्राम का बुनियादी मकसद किसी भी कुदरती आफत या हंगामी सूरत हाल से मौसर तौर पर निपटने के तरीक़ाकार पर अमल दरामद और आफात या डिज़ास्टर के बाद इंतज़ामिया और आवाम की जानिब से इख्तियार की जाने वाली एहतियाती तदाबीर से मुतल्लिक आगाही फराहम करना था। प्रोग्राम में महकमा सेहत, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, सिविल इंतज़ामिया और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। मुंतज़मीन के मुताबिक ऐसे तरबियती प्रोग्राम इंतज़ामिया की कारकर्दगी में बेहतरी और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहायत अहम साबित होते हैं। इस खास मौके पर डिप्टी सेक्रेटरी सनोबर जमील ने गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा कि आइंदा दिनों में मज़ीद इस तरह के प्रोग्राम्स जारी रहेंगे ताकि मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर आफात समावी के ताल्लुक से न सिर्फ आगाही पैदा की जाए बल्कि इंतज़ामी सतह पर भी तैयारियों का जायज़ा लिया जा सकेगा और वक्ती तौर मुशाहिदा लाज़मी है।
कम्युनिटी बेस्ड डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जो है वर्कशॉप ट्रेनिंग्स भी शुरू की है, जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट में जाके जो है प्रोग्राम्स हो रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन साथ मिलके कम्युनिटी लेवल जो है प्रोग्राम शुरू करें, क्योंकि डिज़ास्टर सिर्फ रिस्पांस फोर्सेस या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं है, क्योंकि सबसे पहले मुतासर जो होती है वो आम लोग जहाँ रहने वाले होते हैं, लोकल लोग होते हैं, वो मुतासर होते हैं। जब तक उन तक इमदाद पहुँचे, मदद पहुँचे, तब तक उन्होंने खुद वो रिस्पॉन्स देना होता है। फर्स्ट रिस्पॉन्डर मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोकल लोग होते हैं, उनकी कम्युनिटी लेवल पे जो अवेयरनेस है उनको बेदार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हर डिस्ट्रिक्ट में जाके ये प्रोग्राम हो रहा है, और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ भी मंथली ये जो है प्रोग्राम्स जो है कंडक्ट करती है। और आपने देखा होगा रिसेंटली जब फ्लड सिचुएशन बनी तो पहले ही लोगों को अवेयर किया जाता था, और लोगों ने भी इक़दाम लिए, ये नहीं उन्होंने कोऑपरेट किया, और अपने पूरे जो मोहल्ला या अपनी लोकेलिटी के में जो भी जो खदशा था तो पहले ही वो अवेयर थे, अलर्ट थे, और सब ने कोऑर्डिनेटेड वे में जो है इसका किया। और इसमें और ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है हर विलेज अप टू द विलेज लेवल। इनफैक्ट लास्ट मैन इन द क्यू, लास्ट माइल कनेक्टिविटी तक जो है अवेयरनेस पहुँचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और उस पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन भी काम कर रहा है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से हर डिस्ट्रिक्ट में जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, कैपेसिटी बिल्डिंग और रिसोर्सेज का जायज़ा लिया जा रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या रिसोर्सेज हैं, क्या अवेलेबिलिटी है, उसका ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो आज से शुरू हो रही है। वो जो है रेगुलर उसमें भी जो है वर्किंग में जो है जायज़ा लिया जाता है कि कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कितने हमें चाहिए। जैसे आपने देखा होगा अभी फ्लड की सिचुएशन जब बनी थी, सूरत हाल बनी थी, तो कितनी अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं महसूस हुई। कोई भी एरिया जहाँ पे इनंडेशन हुई, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत ही काबिले तारीफ जो है काम किया, और कहीं पे भी किसी भी जो है शख्स को, रहने वालों को दिक्कत नहीं आई, जो आपने भी महसूस किया होगा। तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ जो है कंटिन्यूसली जो है अपने लेवल पे जो है जायज़ा लेते हैं। ज़िला पुंछ की तहसील मंडी में तवील अरसे से खस्ता हाल चंडकता मंडी सड़क के बायस आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना था। दौरान सफ़र सबसे ज़्यादा मुसीबत मुख्तलिफ इलाकों के आवाम को थी, जो शहरी पुंछ या ज़िला हेडक्वार्टर के साथ राब्ता यकीनी बनाते थे। रोज़मर्रा आमदोरफ्त, स्कूली बच्चों, मरीज़ों और सरकारी मुलाजमीन के लिए ये सड़क बाइस मुसीबत बन गई थी। ताहम आज आवाम के लिए राहत की खबर उस वक्त आई जब रुकन असम्बली हवेली एजाज अहमद जान ने चंडकता मंडी सड़क अहम तरीन राब्ता सड़क पर ब्लैक टॉपिंग या तारकुल बिछाने के काम का इफ्तिताह किया। इफ्ताही तकरीब में मकामी लोगों की कसीर तादाद मौजूद थी। मुतलका अफसरान मौजूद थे जिनने इस इक़दाम का खैर मकदम किया और रुकन असम्बली का इजहार तशक्कुर भी। मकामी लोगों बिलखुसूस मुसाफिरों जो इस राब्ता सड़क के ज़रिए मुख्तलिफ हिस्सों में आना जाना जिनका लगा रहता है, जिनने उम्मीद जाहिर की कि हुकूमत जल्द ही मंडी ता अड़ाई, मंडी ता सावजिया, मंडी ता लोरन सड़कों पर भी तारकुल बिछाने के मौसर इकदाम करेंगी ताकि लोगों को मज़ीद सहूलियात मैसर हों। इस काम के आगाज़ से आवाम में खुशी की लहर दौड़ गई है और सभी ने उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि तरक्याती अमल इलाके के मजमूई ढांचे में मस्बत तब्दीली लाएगा। इस बीच रुकन असम्बली एजाज अहमद जान ने गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा शहजाद भट्ट से बात करते हुए कहा कि मुख्तलिफ इलाकों को जोड़ने वाली अहम तरीन राब्ता सड़कें जो कई तरह की कानूनी या तकनीकी पेचीदगियों के बावजूद भी, जहां अराजी के मामलात भी कई मरतबा दर्द सर बनते हैं, इसके बावजूद वो कोशा हैं कि इन राब्ता सड़कों को तरजीह बुनियादों पर सरमा से कब्ल और सरमा के बाद मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर मुकम्मल कराया जाए ताकि मुकर्रम मुद्दत के अंदर मुकम्मल होने के बाद राब्ता सड़कों के ज़रिए लोगों की नकलो हमल को आसान बनाया जाए। याद रहे कि इस अहम राब्ता सड़क के ज़रिए तहसील और ज़िला हेडक्वार्टर के दरमियान रवाबित आसान होंगे, जबकि स्ट्रेटेजिक एतबार से भी या दिफाई निज़ाम के लिए भी सड़क काफ़ी अहमियत की हामिल है, जो कई सरहदी इलाकों को जोड़ने का काम करती है। 10 सालों का खुमियाजा हमारे लोगों ने भुगता, उसको इंशाल्लाह हम पूरा करेंगे और हर चीज़ का एक तरीका है काम। बारिशें इतनी तूफान थी, मैंने उस वक्त भी डिपार्टमेंट के लोगों को कहा कि बारिश में आप ब्लैक टॉप नहीं कीजिए, क्योंकि जब ये बारिश में ब्लैक टॉप होती है वो बाद में ठहरती नहीं है। मैं मुबारकबाद देता हूँ इम्तियाज़ मीर साहब को, जिन्होंने बेहतरीन तरीके से क्वालिटी को चेक कर रहे हैं, पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं और गेज के साथ 70 mm का इन्होंने देखा, गेज चेक किया, उसके साथ डाल रहे हैं और क्वालिटी बेटर है। हमने कोशिश करनी है कि ये चंडक मंडी रोड, ये हमारी जो मेन बेस लाइन रोड है हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी, इसको खाली ब्लैक टॉप तक नहीं है मैं महदूद रखना है। तो
ये कहे कि खाली ब्लैक टॉप करना है। इसका बहुत सा काम करने की ज़रूरत है। इसका चैनलिंग अभी करनी है, यहाँ ड्रेनेज बनानी है, इसको बाकी अपग्रेडेशन में लेके आना है, कलवर्ट्स बनाने हैं इसमें 2-3 जगह। ये बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है, ये नहीं है कि एक दिन में ये प्रोजेक्ट हो जाएगा। मैंने जो हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं यहाँ के इम्तियाज़ मीर साहब से डिटेल डिस्कस बात की और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की ख़ुसूसी हिदायत है इस सड़क के लिए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ पे आए, उन्होंने देखा, उन्होंने भी मुझे कहा कि इस रोड पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। हमने भी उनको ये बात रखी कि इस रोड पे कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर और सेक्रेटरीट के अंदर तमाम लोग जो हैं वो इस सड़क के ऊपर एक अपनी बहुत ही वो रख रहे हैं कि ये रोड बेहतरीन बनना चाहिए। ये रोड मैंने फिर आपको कहा कि खाली ब्लैक टॉप तक महदूद नहीं है, थोड़ा सा वक्त लगेगा, इंजीनियर्स लगे हुए हैं। इसको हम बेहतरीन ऐसा रोड बनाएंगे जैसा मैं कहूँगा कि जम्मू से पुंछ तक जो है किसी भी सेगमेंट में इतना बेहतरीन जो है वो सड़क नहीं होगा। इसका बेहतरीन सड़क बनाएंगे। मैं आज पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब का, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब का और हमारे जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं इम्तियाज़ मीर साहब, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि पर्सनली जो इसको ये मॉनिटर कर रहे हैं और इसको कर रहे हैं। ये अभी भी लोगों से मैं पुंछ की मंडी की आवाम से अपील करूँगा, थोड़ा सा आप सब्र करिए, मुझे आप अपने तरीके से बेहतरीन काम करने दीजिए। आपको मेरी ये कोशिश है कि 5 साल 6 साल ये सड़क ख़राब ना हो, तो उसके करने के लिए वेदर कंडीशन, क्वालिटी, पैसा, मैंने पहले आपको बताया 2 करोड़ रुपए हम लाए थे, उसका टेंडर हमने करवा दिया और उसके बाद दोबारा जब हमने सेक्रेटरीट में बात की तो 9 करोड़ 80 लाख रुपए इसके लिए एडिशनल हमने डिमांड की है, वो भी इस पे आ जाएगा। तो पैसे की कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर महमूद अहमद शाह ने आज दूर दराज इलाका गुरेज सब डिवीज़न बांडीपुरा का तफसीली दौरा किया ताकि बिजली के बुनियादी ढांचे का जायज़ा लिया जा सके और आने वाले सरमा में या इस मौसम से कबल आवाम को बिला ताअत्तुल बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। मैनेजिंग डायरेक्टर के हमरा चीफ इंजीनियर डिस्ट्रीब्यूशन निसार अहमद लोन, चीफ इंजीनियर प्रोजेक्ट्स इंजीनियर मोहम्मद हुसैन शाह, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर और एंडमो सर्कल गांधरबल इंजीनियर अरशद हुसैन ऋषि, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ईडी बांडीपुरा इंजीनियर एजाज अहमद सलाती और एसटीडी गांधरबल इंजीनियर शमीम अहमद भी मौजूद थे। इस दौरे के दौरान मैनेजिंग डायरेक्टर महमूद शाह ने फील्ड अफसरान के साथ एक अहम जायजा इजलास की सदारत की, जिसमें सर्दियों की तैयारियों, बिजली की दस्तियाबी और शदीद बर्फबारी के दौरान मुमकिन रुकावटों को कम करने के इकदाम पर तफसीली तबादला ख्याल किया। मैनेजिंग डायरेक्टर ने कंजुलवान 6.3 MVA रिसीविंग स्टेशन के काम का भी जायजा लिया, जिसे जल्द ही शुरू करने का मंसूबा है। यह नया स्टेशन गुरेज खित्ते में बिजली की फराहमी के मयार और पायदारी में नुमाया बेहतरी लाने में संग मील साबित होगा। मैनेजिंग डायरेक्टर महमूद शाह ने अफसरान पर जोर दिया कि वो आवाम को बिला रुकावट बिजली की फराहमी के लिए तमाम ज़रूरी इकदाम बरवक्त मुकम्मल करें ताकि सरमा के दौरान किसी किस्म की दुश्वारी और शिकायतें न मिलें। गुरेज जो है ये दूर अफ्तादा इलाका है और विंटर में बंद रहता है, तो विंटर से पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो स्टॉकिंग ऑफ डीजल है, जनरेटर्स का अपकीप मेंटेनेंस ताकि वो विंटर में ठीक तरह से चले, और जो यहाँ पे रेडीनेस है एज़ फार एज द स्नो इज़ कंसर्न, उसके हवाले से यहाँ पे हम आए। और मुझे खुशी के अलावा जो हमारा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट काम चल रहा है वो है RDSS के हवाले से, जिसमें केबलिंग चल रही है और प्रॉपर गुरेज के जो 1500 चूल्हे हैं उनको जो है हम पावर थ्रू केबल्स, जो एक एफिशिएंट सिस्टम है पावर डिस्ट्रीब्यूशन का, वो देंगे। और साथ ही साथ जो हमारा लाइन आता है बांडीपोरा से गुरेज, उसकी स्टेबलाइजेशन, उसके अलावा जो 2 डैम से हमको एडिशनल पावर मिलता है वो उसमें जो है कैसे हम सिंक्रोनाइज दोनों चीज़ों को करें। तो इन्हीं चीज़ों पे जो है हम फोकस करने के लिए हम यहाँ पे आए थे। और यहाँ पे हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो हमारे रिसीविंग स्टेशन है, जैसे कंजलवन में हमारा रिसीविंग स्टेशन बन रहा है, उसको इसकी कंप्लीशन इस साल, उसके अलावा हमारा एक और आगे रिसीविंग स्टेशन बनेगा वो जो जिसका हम अगले साल से काम स्टार्ट करेंगे। और हमारा जो RDSS का काम पूरे गुरेज को और तिलेल को पावर देना है, जिसका टेंडर अलॉटमेंट हो गया है, और होपफुली हम क्या करें। ये गुरेज में तो यही है कि बर्फ़बारी से यहाँ पे डिस्ट्रप्शन रहता है, लेकिन उसमें जो हमको किशन गंगा
हाइडल प्रोजेक्ट से जो पावर मिलेगा उससे हम ड्यूरिंग द पीरियड जब फॉल्ट कोई रहेगा उससे हम ये सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। और उसके अलावा डीजी सेट से भी हम देते हैं। वैसे जो है यहाँ पे और एडिशनल ट्रांसफार्मर्स भी हम बेचेंगे और कोशिश करेंगे कि कोई ऐसा अगर कोई फॉल्ट हुआ तो उसको टाइमली रेक्टिफाई किया जाए। जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर खून के अति के हवाले से इक़दाम उठाए जा रहे हैं और ब्लड डोनेशन कैंप्स का इनेकाद होता है। इसी सिलसिले को जहां पुलिस, सिविल और दीगर इंतजामिया के अफसरान मुख्तलिफ सतहों पर जारी रखते हैं, शुमाली कश्मीर के अंदर एक अहम पेशरफ्त हुई, जहां पर आज एक और इंसानी हमदर्दी का पैगाम उस खातून की जानिब से दिया गया जिनका नाम तो बिल्किस आरा है, मगर जम्मू कश्मीर के अंदर इन्हें ब्लड वुमेन ऑफ JNK के नाम से जाना जाता है। इनने 41वीं मरतबा खून का अतिया आज दिया और इस इंसानियत सूज़ और बेहतरीन इक़दाम के लिए पुलिस, सिविल इंतज़ामिया में हमेशा इनकी सताइश होती रही और सिविल सोसाइटी ने आज CHC पटन में जब वो 41वीं बार खून का अतिया दे रही थी तो इस काम के लिए आज उनकी तारीफ़ हुई। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर पटन डॉक्टर ताहा खान, जो सीनियर कंसल्टेंट और रिप्रेजेंटेटिव सिविल सोसाइटी के थे, उनके साथ मौजूद थे। बिल्किस की जानिब से इक़दामात और इनकी बेलौस खिदमात खून के अति के हवाले से जो अब तक रही हैं, इस हवाले से इसे एक बेहतरीन और इंसानियत को ज़िंदा रखने वाला कदम करार दिया। बिल्किस जो कि गुज़श्ता कई बरसों से इससे कबल 40 मरतबा ब्लड डोनेट कर चुकी हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर कई मरतबा उन्हें एजाज़ से भी सरफराज किया जा चुका है। इस वजह से वो ब्लड वुमेन ऑफ JNK कहलाती हैं। हमारे साथ यहाँ पे वो लेडी मौजूद है जिसने आज तक 40 पॉइंट जो इसने आज तक खून का अतिया दिया है और आज हंदवारा से लेकर ये पटन आ गई यहाँ पे खून का अतिया देने के लिए CHC हॉस्पिटल पटन में, और आज इसने एक और पॉइंट यहाँ पे डोनेट किया, यानी कि हम ये कहेंगे अब 41 पॉइंट इसने आज तक डोनेट किए हैं। हम इसी से बात करेंगे क्योंकि इसको JNK के बुलेट वुमेन भी कहा जाता है। बिल्किस सारा जी, आपका खैर मकदम में गुलिस्तान न्यूज़ में आप बता दीजिए, आज और एक पॉइंट आपने डोनेट किया, हंदवारा से लेकर पटन आप आ गई, तो क्या मैसेज रहेगी आपकी? वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम बिल्किस आरा है, ब्लड वुमेन ऑफ JNK के नाम से मुझे जाने जाते हैं। मैं बहुत खुश हो गई कि आज मेरा 41 वाला पिंट हो गया यहाँ पटन ट्रॉमा हॉस्पिटल में, और मेरी मैसेज हर एक से यही रहेगी कि खून देने से इंसान खुद की जान बचाता है। जैसे मैं यहाँ आई, मुझे टेस्ट हो गए, मुझे ये पता चला कि मैं किसी बहुत बड़ी बीमारी में मुब्तला नहीं हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है हर एक के काम आना। और मैं चाहती हूँ, जैसे मैं आगे आती हूँ 3 बच्चों की माँ होके, और मैं एक आशा वर्कर भी हूँ, हेल्थ वर्कर हूँ, और एक रेड ड्रॉप वुमेन्स विंग की मैं प्रेसिडेंट भी हूँ, तो मैं चाहती हूँ जैसे मैं आगे आती हूँ मेरी वो बहनें और वो भाई भी आगे आ जाए जो अभी भी डरते हैं, अभी भी कतराते हैं खून देने से। तो माशाल्लाह आज कल इतनी ज्यादा ये बीमारियां बढ़ चुकी है, अगर हम पहले ही अपना खून दे दे तो मुझे नहीं लगता हम किसी बीमारी में मुब्तला हो जाए। आज तक जो ब्लड डोनेट किया है, क्या आपको कभी ये महसूस हुआ कि मैंने खून दिया है, मुझे कमजोरी आ गई या मुझे कुछ होगी? जैसे कि दूसरे लोगों में ये शक व शुबात होते हैं कि अगर हम खून देंगे तो शायद हम में कोई कमजोरी आ जाएगी, कोई बीमारी हम में आ जाएगी, तो आपने कभी फील ये किया? पिछले 12 साल से मैंने किसी भी दर्द की दवाई नहीं खाई है, तो मैं चाहती हूँ, मुझे ये गॉड गिफ्ट मिला है, अल्लाह ताला ने मुझे चुना है इस नेक काम के लिए। इंशाल्लाह जब तक मैं जिंदा हूँ मैं अपना ये मिशन कामयाब रखूंगी और आगे भी चलूंगी। मैं एक मिसाल हूँ उन बहनों और उन भाइयों के लिए जिन्होंने अभी तक कोई यूनिट ब्लड नहीं दिया, क्योंकि आज जो हमारे भाई या हमारे बहनें भी ड्रग्स में मुब्तला है, उनके लिए यही मैसेज है कि अपनी जान बचाओ, खुद को बचाओ। क्योंकि यहाँ पे टेस्ट जो मुझे हुए, मुझे ये पता चला कि मुझे कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसकी वजह से मेरी जान जाए। और आजकल इतने सारे एक्सीडेंट केसेस होते हैं या फिर बड़ी बड़ी बीमारियां, कैंसर वगैरह, तो अगर हम हर एक हॉस्पिटल में जाए और अपना खून का अतिया दे दे तो माशाअल्लाह ये वहाँ के लिए बहुत ही अच्छा और नेक काम है। बात कर रही थी ब्लड विमेन ऑफ JNK। अब बात जरा उस खातून की जो नौजवान चेहरा है और भारतीय जनता पार्टी ने अब नगरोटा से आइंदा ज़िमनी इंतखाबात के लिए मैदान में उतारा है, दिव्यानी राणा।
जो कि पिछले साल इसी अक्टूबर में आप सबको याद है कि जिनके सर से वालिद का साया उठ गया और सरकर्दा सियासतदान जम्मू कश्मीर के और सबसे बड़े मार्जिन के साथ पिछले साल असेंबली इंतखाबात में जो एमएलए जीत कर आए उनमें सर फहरिस्त देवेंद्र सिंह राणा साहब थे। अक्टूबर 2024 में वो हम सबसे बिछड़ गए। तब से ये सीट खाली थी और आज ज़िमनी इंतखाबात जब 11 नवंबर को होंगे, इस हवाले से बीजेपी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रही थी, जहां बडगाम सीट से भी उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। लेकिन देवेंद्र सिंह राणा की बेटी को, जिन्हें जनवरी के महीने में भारतीय जनता पार्टी ने युवा मोर्चा की सरबराह की हैसियत से जिम्मेदारी दी थी, बहुत कम वक्त में जिन्होंने शोहरत हासिल कर ली, अब पार्टी ने उन्हें इस अहल समझा कि वो अपने वालिद के लेगेसी को आगे ले जा सकती हैं और उन्हीं खिदमात को उसी जज्बे के साथ जैसे उनके वालिद काम करते थे जारी रखेंगी। इस हवाले से रिपोर्ट, क्योंकि आज जैसे ही उन्हें टिकट मिलने या इंतखाबात में उतारने का ऐलान हुआ तो अपने ख्यालात का इजहार भी उन्होंने जज्बाती अंदाज में किया। नगरोटा असेंबली हलका में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है, जहां बीजेपी ने दिव्यानी राणा को अपना उम्मीदवार नामजद किया है। दिव्यानी राणा देवेंद्र सिंह राणा की बेटी है। उन्होंने अपने वालिद के ख्वाबों को पूरा करने का अज़्म जाहिर किया है। कॉन्स्टिट्यूंसी को जिस तरह से परचम भारतीय जनता पार्टी का श्रद्धेय माननीय श्री देवेंद्र सिंह राणा साहब ने परचम लहराया था, उसी तरह से हमने फिर से इकट्ठे होकर आगे बढ़ेंगे और पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जब सीट रिटेन करनी होती है तो किस तरीके से हम एक परिवार बनकर ये सीट रिटेन। जब भी एक युवा मैदान में उतरता है तो बहुत जरूरी रहता है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं वो उनको अपना आशीर्वाद दें, जो युवा हैं वो उनके साथ जुड़े। और हमें बहुत उम्मीद है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमें ये आशीर्वाद दिया गया है आगे बढ़ने का। देवेंद्र राणा नगरोटा से 2 बार एमएलए रह चुके हैं। अपने इक़्तिदार में इलाके को तरक्की नई बुलंदियों तक लेके गए। सड़क, बिजली, पानी हो या नौजवानों के लिए रोजगार के मौके, देवेंद्र राणा ने नगरोटा के लोगों की खिदमत के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। अब ये जिम्मेदारी दिव्यानी राणा ने अपनी कंधों पर उठाई है। लंदन से फारिगुल तहसील दिव्यानी राणा ने अपने वालिद के इंतकाल के बाद बीजेपी युवा मोर्चा से सियासत का आगाज़ किया और चंद महीनों के अंदर ही लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली। नगरोटा में देवेंद्र राणा का असर आज भी महसूस किया जा रहा है और लोग दिव्यानी राणा को अपने वालिद की शक्ल में देख रहे हैं। दिव्यानी राणा को हल्के के नौजवान, बुजुर्ग और ख़वातीन की भरपूर हिमायत हासिल है। लोग महसूस कर रहे हैं कि दिव्यानी राणा की नुमाइंदगी से नगरोटा में तरक्की का नया दौर शुरू होगा। दिव्यानी राणा का वादा है कि हर घर तक बुनियादी सहूलियात पहुंचाई जाएगी, नौजवानों को रोजगार के नए मौके फराम होंगे, लड़कियों और ख़वातीन की तरक्की का खास ख्याल रखा जाएगा, एक खुशहाल नगरोटा की तामीर होगी। पूरा यकीन है कि पिछले 1 साल में हमने जो कार्य किया है लोगों को पसंद आया होगा और अपना वो आशीर्वाद जिस तरह से उन्होंने हमें पिछले साल से देते आ रहे हैं वो आगे बढ़ते भी देते जाएंगे। शगुन परिहार के बाद दिव्यानी राणा बीजेपी की तरफ से जम्मू कश्मीर असेंबली में शामिल होने वाली दूसरी खातून नौजवान चेहरा होंगी जो लोगों की बात असेंबली में रखेंगी। ये इंतखाब नगरोटा के लिए एक नया सियासी और तरक्याती मरहला साबित होने की उम्मीद है, जहां दिव्यानी राणा अपने वालिद के कायम करदा ख्वाब को आगे बढ़ाते हुए इलाके में तब्दीली लाएंगी। दिव्यानी राणा को बतौर उम्मीदवार मैदान में उतारने के बाद उनके आबाई इलाका या नगरोटा के अंदर, जहां से उनको इस नशिस्त पर ज़बरदस्त मेहनत करते हुए देखा भी गया और ये जारी रहेगी, अवाम में ज़बरदस्त खुशी है। और कई लोग जो ख़ास तौर से सूबा जम्मू के अंदर नगरोटा के एतबार से, जहां पर उनके वालिद अब तक पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीट पर और अब बीजेपी की सीट पर जीत कर आए थे, अब इस दुनिया में नहीं है, दिव्यानी राणा के इस सीट पर कामयाबी के लिए न सिर्फ दुआएं की जा रही बल्कि पुरुम्मीद भी हैं, जिनके मुताबिक सियासी एतबार से नए बाब का आगाज़ होगा। चंद मकामी लोगों की बात जो मुसर्रत का, खुशी का इजहार दिव्यानी राणा के नॉमिनेशन पर कर रहे हैं। अमित जी, जय श्री राम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप नगरोटा में ग्राउंड लेवल पे आए और यहाँ के हमारे दुकानदारों का जितना भी है वाइड लेंगे। और मैं तो दिव्यानी राणा जी को कंग्रेट करना चाहता हूँ। हम वैसे वहां पे जाएंगे उनको मुबारकबाद देने। और रही बात नगरोटा वासियों की, इतनी खुशी की लहर है सबके अंदर
कि कहने की बात नहीं है। शाम को तो हमने यहाँ पे तो ढोल वगैरह डीजे का ही प्रोग्राम रखा हुआ है और दिव्यानी राणा जी को बहुत बहुत ज्यादा ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये सब मैं पहले ही कह चुका था क्योंकि अभी तो उनको टिकट कंफर्म हुई नहीं थी। पहले मुझे पता था कि दिव्यानी राणा जी को मिलेगी। क्यों? क्योंकि देवेंद्र राणा जी का यहाँ पे इतनी फेस वैल्यू है ना उनकी। और दूसरा नंबर, दिव्यानी राणा जी को उनको किसी भी चीज का लालच नहीं है। वो अपने पिताश्री का यहाँ पे नाम जैसे पहले चल रहा था वैसे वो यहाँ पे कंटिन्यू रखना चाहती हैं। इसी कारण वो हर एक फील्ड में जाकर, हर एक गांव में जाकर, हर एक बच्चे और बड़े से मिलकर, हर एक से मिलते हैं दिल से। जो उनको प्रॉब्लम, जो भी दिक्कत आती है, वो हर एक उससे पहले ही वो मिल रही थी और हर एक की पूरी कर रही थी। और टिकट तो अभी अनाउंस हुई है। उनका फेस तो यहाँ पे पहले से ही सबको पता चल गया कि दिव्यानी राणा जी इज द बेस्ट है यहाँ के। और यहाँ पे हमारी दिलो जान से ना हम पूरी की पूरी सपोर्ट करेंगे। और दिव्यानी राणा जी अभी फिलहाल तो अभी बाकियों के साथ वहां पे हैं, बिजी सारे जा रहे हैं। हम कॉल नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली वहां पे जाएंगे उनके घर पे। और सारे जितने नगरोटा है आपको कि ये सीट जो है जिसे स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा ने बड़े अच्छे वोट मार्जिन से जीती थी, अब दूसरी बार फिर से नगरोटा का उम्मीदवार कौन बनेगा? मेरी तरफ से तो बाकी को दिल का कोई पता नहीं होता अमित जी, पहले बाकी दिल का कोई पता नहीं। जो मेरी अपनी दिल की बात है, हम कंटिन्यू पहले से भी देवेंद्र राणा जी को दिल से चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो हर एक के काम आने वाले हैं। हम जब उनके घर पे जाते थे ना, सबसे पहले परेशानी की चलो वो तो पूरी करते थे। कोई भी प्रॉब्लम नगरोटा की होती थी, सबसे पहले उन्होंने चाय पानी हर एक चीज पूछनी। कोई उनको ये नहीं है कि परिवार की तरह वो नगरोटा को समझते हैं, हर एक बच्चे और बड़े को, सबको। कोई उनमें कास्टवाज नहीं है कि ये वो है, ये है, कोई उनमें कुछ ऐसा नहीं है। चलिए, प्रोग्राम अब तक में मेरे साथ बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है। मजीद खबरों के लिए विजिट करें हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।